आज हम क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट ऑफ बायोलॉजी पढ़ने जाएंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें बोल रहे हैं कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होता है उसका सर्टेन लाइफ स्पैन होता है। ये नहीं है कि वो अगर पैदा हो गया है तो वो जन्मों जन्म जिएगा ही। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बर्थ से लेकर उसकी जब तक नेचुरल डेथ नहीं हो जाती उस पूरी जर्नी को हम क्या कह देते हैं, लाइफ स्पैन कह देते हैं। लाइफ स्पैन उसको नहीं कहेंगे कि जिसकी बर्थ हुई और 1-2 साल जिया और उसके बाद मर गया। जैसे बर्थ हुई, बर्थ के बाद ही कोई मर जाता है तो वो उसकी लाइफ स्पैन नहीं, कंप्लीट लाइफ स्पैन नहीं होती वो। लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। जैसे पीछे अभी पेश करेंगे तो उसमें 1 फिगर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, उसकी डिफरेंट लाइफ स्पैन दी हुई है और कुछ तो ब्रैकेट दिए हुए हैं। उसमें हमको बताना है उस एनिमल या उस प्लांट की लाइफ स्पैन कितनी होती है हमारे अर्थ में। सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पैन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। इसमें यही बोल रहा है कि पीछे कुछ लाइफ स्पैन तो बताए गए हैं और कुछ लाइफ स्पैन के लिए जगह छोड़ दी गई है उन एनिमल या उन प्लांट के सामने जिसमें कि हम उसके लाइफ स्पैन को फिल करेंगे। एग्जामिन द लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इन फिगर 1.1। Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as few days or as long as few thousand years। जैसे ही हम उसको फिल करेंगे फिर देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं कि जो कुछ दिन ही जिंदा रहते हैं या कुछ वीक ही जिंदा रहते हैं और कुछ हैं कि जो बहुत 1000 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं, उनकी लाइफ स्पैन बहुत लॉन्ग होती है। जैसे बिटवीन these two extremes are the lifespan of most other living organisms. You may note that lifespan of organisms are not necessarily correlated with the size। हम पीछे देखेंगे कि साइज मैटर नहीं करता लाइफ स्पैन के लिए। अभी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, उनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द लार्जर ऑर्गेनिज्म। जैसे पीछे देखेंगे एलिफेंट और पैरट में कंपेरिजन करेंगे, क्रो और पैरट में कंपेरिजन करेंगे, उनमें तो ज़्यादा साइज डिफरेंस नहीं रहता, बट क्या है लाइफ स्पैन का डिफरेंस रहता है। अभी यही में बताया जा रहा है एनसीईआरटी की लाइन में, द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट एट देयर लाइफ स्पैन शोज ए वाइड डिफरेंस। जैसे क्रो और पैरट हैं वो तो अपने साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लाते, बट उनका लाइफ स्पैन क्या है, बहुत डिफरेंट है। मतलब क्रो का लाइफ स्पैन बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू पैरट। सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज़ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज़ कम्पेयर टू द पीपल ट्री और द बनियान ट्री। बनियान ट्री भी एक होता है और एक पीपल ट्री भी होता है, उसके कंपैरिजन में मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन क्या है, बहुत ही छोटा है। व्हेनेवर बी द लाइफ स्पैन death of every individual is certain, that is no individual is immortal। चाहे जितना ही बड़ा लाइफ स्पैन क्यों ना हो, बट क्या है डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल क्या है, सर्टेन है, मतलब निश्चित है, कोई भी इमोर्टल नहीं है। इमोर्टल मतलब कोई भी अमर नहीं है। एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इसमें एक एक्सेप्शन है, केवल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या है वो इमोर्टल की कैटेगरी में आते हैं। वाई डू वी से दैट देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। हम क्यों कहते हैं कि नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख के देंगे। गिवन दिस रियलिटी, हैव यू एवर वंडर हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज हैव एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ फॉर द सेवरल थाउजेंड ईयर। जैसे ही आपने कभी रियलाइज़ किया है कि हमारे अर्थ में इतने सारे प्लांट स्पीशीज़ हैं और इतने सारे एनिमल स्पीशीज़ हैं, एग्जिस्ट करते हैं, दे मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी। जैसे आपने कभी इसमें सोचा है कि हमारे अर्थ में इतने सारे प्लांट और स्पीशीज़ कैसे हैं, इनकी कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन है? इसके पीछे एक प्रोसेस होती है जिसका नाम रिप्रोडक्शन होता है। यस, वी आर talking about the reproduction, sometime that we take as granted। कभी कभी हम इसको क्या करते थे, फॉर ग्रांटेड लेते थे। अभी देखिए फिगर में हम लाइफ स्पैन की बात कर रहे थे, फिगर 1.1 में अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ
सम ऑर्गेनिज्म बताया जा रहा है, जैसे कि एलिफेंट हो गया। एलिफेंट जैसे देख रहे हैं उसकी क्या होती है 60 to 90 ईयर होती है। हमको तो मालूम है कि ये एलिफेंट का साइज क्या है, बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू द पैरेट, बट इसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये बिग साइज में। बट ऐसा नहीं होता, साइज कोई मैटर नहीं करता लाइफ स्पैन में। अभी पीछे पड़ा था क्रो और पैरेट में। क्रो की लाइफ स्पैन बहुत कम होती है और पैरेट की एज़ कम्पेयर टू क्रो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे इसकी लाइफ स्पैन 15 ईयर ही ये ज़िंदा रहता है और तोते जो होते हैं, पैरेट होते हैं, 140 ईयर्स तक ज़िंदा रहते हैं, बट इनके साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। और कुछ एनिमल्स तो है ऐसे होते हैं वो कुछ दिन ही ज़िंदा रहते हैं या कुछ वीक ज़िंदा रहते हैं। जैसे बटरफ्लाई हो गया, 1 वीक मीन्स 7 डेज़ और 14 डेज़ तक ही ज़िंदा रहती हैं। जैसे और डॉग हो गया, डॉग का लाइफ स्पैन 20 to 50 ईयर्स होता है। बनैना ट्री का लाइफ स्पैन 25 ईयर्स होता है। क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन क्या होता है 60 ईयर। और राइस प्लांट का 3 to 4 मंथ होता है और हॉर्स का 60 ईयर्स होता है। अब राइस प्लांट और रोज़ प्लांट को देखेंगे, इनके साइज में तो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, बट क्या है रोज़ प्लांट 5 to 7 ईयर जिंदा रहता है और राइस प्लांट 3 मंथ जिंदा रहता है। अब क्रोकोडाइल और टॉर्टॉइस में कंपैरिजन करेंगे। टॉर्टॉइस तो क्रोकोडाइल के कंपेयर में बहुत छोटा है और क्रोकोडाइल बहुत बड़ा है, बट क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन टॉर्टॉइस से 60 ईयर्स टॉर्टॉइस से बहुत कम है, जो कि क्या है 60 ईयर्स है। और टॉर्टॉइस का क्या है 100 to 150 ईयर्स है। अब यही बनाना ट्री और बनाना ट्री में देखेंगे, बनाना ट्री और बनाना ट्री में साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, बट इनके क्या है लाइफ स्पैन में डिफरेंस रहता है। बनाना ट्री की लाइफ स्पैन जो होती है 25 ईयर हो, बनाना ट्री की 25 ईयर होती है, और बनाना ट्री की जिसको हम बरगद का पेड़ कहते हैं उसकी 200 ईयर होती है, 200 ईयर्स लाइफ स्पैन होती है। अभी हमने पीछे बात की थी कौन सी एक ऐसी प्रोसेस है जो कि अर्थ में कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखती है, वो प्रोसेस क्या पीछे पढ़ी थी हमने, रिप्रोडक्शन है ऐसी प्रोसेस जो कि क्या है अर्थ में कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखती है। Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones of offspring similar to itself। हम जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि क्या है ऑर्गेनिज्म यंग वंस को बर्थ देता है जो कि क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, वो उनके जैसे ही होते हैं। द ऑफ स्प्रिंग ग्रो मेच्योर एंड इट टर्न्स टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑफ स्प्रिंग। जब वो रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो क्या करता है ग्रो करता है, ग्रो के बाद मैचुरेशन स्टेज पे जाता है। मैचुरेशन स्टेज के बाद वो खुद क्या होता है कैपेबल हो जाता है कि वो न्यू ऑफ स्प्रिंग को क्या करे गिव राइज करे, मतलब रिप्रोड्यूस कर सके, जिससे कि वो आने वाली जनरेशन को भी पैदा कर सके। जैसे हमने एग्जांपल देखते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे हम देखते हैं फीमेल हो गई, फीमेल अब जब वो वुमेन एक गर्ल को जन्म देती है, न्यू बॉर्न गर्ल को, जब वो गर्ल एडोलसेंस स्टेज में पहुंच जाती है वो वुमेन कहलाने लगती है। जब वो क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उसकी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद वो क्या हो जाती है कैपेबल ऑफ गिविंग द बर्थ। आफ्टर द रिप्रोडक्शन शी वॉज कैपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू द न्यू ऑफ स्प्रिंग। जैसे ही वो गर्ल क्या होती है मेच्योर हो जाती है तो वो अपने ही जैसी एक न्यू ऑफ स्प्रिंग को बर्थ देती है, जो वो भी बाद में ग्रोथ और मैचुरेशन के बाद एक नई ऑफ स्प्रिंग जनरेट करती है। थस देयर इज़ अ साइकिल। इस हमारे रिप्रोडक्शन में क्या है साइकिल है, बर्थ की, ग्रोथ की और डेथ की। हमारे ह्यूमन बॉडी में 3 साइकिल होती हैं। जैसे ही बर्थ होता है, बर्थ के बाद उसमें उस बॉडी में ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद वो मैचुरेशन स्टेज में पहुंचती है, अपनी पूरी लाइफ प्रोसेस में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको परफॉर्म करती है, फिर एट लास्ट वो डेथ की स्टेज पे पहुंच जाती हैं। रिप्रोडक्शन एनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अर्थ में क्या करता है कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। अभी पीछे एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे हमारे जो इंडिविजुअल हैं पीढ़ी दर पीढ़ी में वेरिएशन आते हैं। तो अगर वेरिएशन ना हो तो हर पीढ़ी में क्या हो
हर आने वाली जनरेशन में एक ही करेक्टर पाया जाए और कोई भी डिफरेंसेस नहीं हो। अगर डिफरेंसेस नहीं होगा तो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करना क्या होगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन, और उसमें डाइवर्सिटी भी नहीं आएगी। अगर हमारा इनहेरिटेंस और वेरिएशन नहीं होगा तो हमारी क्या है, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस आना बंद हो जाएंगे। देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड its own mechanism to multiply and produce offspring. The organism habitat, its internal physiology and the several other factors are collectively responsible for how it reproduce. अब हम देखेंगे जैसे हमारी लार्ज डाइवर्सिटी कैसे आती है। इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत सारी डिफरेंट मैकेनिज्म हैं जिसको हम फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में भी कहते हैं। और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो कितना डाइवर्स होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म से या अपने मदर और फादर से, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें भी डिफरेंस आता है कि जब रिप्रोडक्शन के दौरान में वन पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन हुआ है या दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं रिप्रोडक्शन में। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट्स विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है जो कि सिंगल पेरेंट्स या विदाउट गैमीट फॉर्मेशन के पैदा होता है, वो क्या कहला देता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे इसको हम डे टू डे लाइफ में एक्सप्लेन करते हैं, जैसे अगर मदर का ही मान के चलिए गैमीट फ्यूज़ होता है और उससे नई ऑफस्प्रिंग जनरेट, मदर के ही गैमीट से एक न्यू ऑफस्प्रिंग आ जाती है तो वो एसेक्सुअल की कैटेगरी में आएगा। दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अगर मदर का एक गैमीट और फादर का एक गैमीट फ्यूज़ होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, वो क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में हमने आगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को प्रमोट करिए।